बच्चों, आज के क्लास में हम चैप्टर 11 जो है आपका साइंस का चैप्टर का शीर्षक है साउंड। उसमें कुछ और की पॉइंट्स या कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मैंने इस चैप्टर पे एक वीडियो बना के कुछ 8-10 पॉइंट आपको समझाए थे। वो आप पॉइंट वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट को समझना है। ये सब सीक्वेंस में आएंगे। जैसे यहाँ पे टर्म यूज़ कर रहे हैं वेव लेंथ, तो वो मैंने वहाँ आपको समझा दिया। टाइम पीरियड वो समझा दिया मैंने। तो आज हम आते हैं कॉन्सेप्ट स्पीड के ऊपर। तो अभी जब मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, तो वो मेरी जो साउंड है बोलने की वो दूर तक जा रही है, या बाहर कोई गाड़ी हॉर्न बजाती है उसकी साउंड मुझ तक पहुँचती है, मैं सुनता हूँ। अर्थात साउंड ट्रैवल कर रही है, फ्रॉम एक प्लेस टू दूसरे प्लेस तक जा रही है। तो अगर कोई चीज़ ट्रैवल करती है तो उसका स्पीड भी होगा। तो स्पीड यहाँ पर हम कैसे मेजर करेंगे साउंड में? अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो स्पीड को मेजर करने के लिए क्या होता है कि ये जो इसकी वेव है, कल मैंने आपको समझाया था कि कंप्रेशन वेव एंड रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ऐसे ही वेव्स चलती हैं। इस वेव्स के माध्यम से जो है साउंड प्रोपोगेट करती है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो हम कोई पॉइंट ले लेंगे इसके ऊपर, वो पॉइंट नेक्स्ट कंप्रेशन में कब पहुंचेगा, या रेयरफैक्शन में मान लीजिए ये पॉइंट लिया है तो ये कितने समय में यहां पहुंचेगा। तो स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज ए डिस्टेंस विच ए पॉइंट ऑन द वेव ट्रेवल्स पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे हम गाड़ी की स्पीड निकालते हैं, मान लीजिए 40 किलोमीटर चलती है वो 1 घंटे में, तो उसकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम देना पड़ता है और डिस्टेंस देना पड़ता है। तो यहां भी टाइम ओब्लिक डिस्टेंस है। तो अभी थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं, मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं। कल मैंने आपको बताया था कि ये एक ग्राफ है। एक मान लीजिए चीज वाइब्रेट करती है, बिकॉज साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन समथिंग वाइब्रेट्स। वाइब्रेट का मतलब क्या है? टू एंड फ्रो मूवमेंट। यहां से मेन पोजीशन चल के यहां आई, यहां पे रुक गई। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला। तो ये पीक या क्रेस्ट, फिर मीन पोजीशन, फिर वैली या ट्रफ, फिर मीन पोजीशन। तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है, जिसमें एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, उसको कहते हैं इसकी वेवलेंथ। और ये कितने समय में कंप्लीट हुआ? इसके टाइम पीरियड में। तो हम इस डिस्टेंस को टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे। लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड टी इज द टाइम पीरियड। उससे हमें साउंड की स्पीड पता लगती है। हमने साउंड की वेव पर एक पॉइंट को पकड़ लेना है। हम ये पॉइंट भी ले सकते हैं, ये पॉइंट लेंगे तो हमें अगला जो है पीक यहां से लेके यहां तक नापना पड़ेगा। यहां से लेंगे तो यहां तक नापना पड़ेगा। अगर हम यहां से लेंगे तो इसका अगला ट्रफ नापना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक। तो तीनों सिचुएशंस में जो लंबाई होगी वन वेवलेंथ होगी। तो वन वेवलेंथ को, जिसे हम कहते हैं लैम्डा, उसको टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे तो हमें इसकी स्पीड पता लग जाएगी। ओके। अच्छा, कल हमने एक और चीज सीखी थी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में रिलेशनशिप होता है। जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिसे न्यू कहते हैं, इट इज 1/t। ठीक है नहीं? तो अगर हम इसको चेंज कर दें, लैम्डा को मल्टीप्लाई 1/t से कर दें, इसको अलग शो करिए एज सेपरेट फैक्टर, तो 1/t क्या हो गया? न्यू। तो लैम्डा इंटू न्यू। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए या तो हम वेवलेंथ को टाइम पीरियड से डिवाइड करेंगे, एक मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है? हम वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों में आंसर आपका सेम आएगा। ये मेथड है, ये मेथड है, ये वाला सॉरी। लैम्डा को टी से डिवाइड करेंगे, हमें जो आंसर मिलेगा वही आंसर मिलेगा। हम लैम्डा को न्यू से मल्टीप्लाई कर दें। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का ये रिलेशनशिप होता है। इस प्रकार हम साउंड की जो है
स्पीड को मेजर कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि ये क्या जो स्पीड है हर मीडियम में एक जैसी होती है या हर कंडीशन में एक जैसी होती है? नो। जैसे हम अगर साउंड की स्पीड को लें एयर में, तो एयर का अगर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो अगर टेम्परेचर है 0 डिग्री सी, तो उसकी स्पीड होगी 331 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाए, मौसम थोड़ा गर्म हो जाए, मान लीजिए टेम्परेचर हो जाता है हवा का 20 सी, में ये हो जाएगा 344। अर्थात टेम्परेचर बढ़ने से मीडियम का टेम्परेचर, यहां पर मीडियम हम क्या बात कर रहे हैं? एयर। तो एयर का अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो स्पीड बढ़ जाएगी साउंड की। वैसे ह्यूमिडिटी का है, ह्यूमिड एयर में स्पीड ज्यादा होगी, ड्राई एयर में स्पीड कम होगी। ठीक है, ह्यूमिड एयर में स्पीड मोर, ड्राई एयर में लेस। दोनों को कंपेयर करेंगे, जैसे हमने कोल्ड और हॉट को कंपेयर किया, ड्राई और ह्यूमिड को कंपेयर करेंगे, ड्राई में स्पीड कम होगी, इसमें अधिक होगी। तो आपको कई बार क्वेश्चन में इन्होंने ये भी बताया होगा, टेम्परेचर भी बताया होगा। फिर आ जाते हैं अलग अलग मीडियम। अलग अलग मीडियम मतलब हमने कल समझा था कि साउंड जो है गैसेस में ट्रेवल करती है, लिक्विड्स में ट्रेवल करती है, सॉलिड्स में भी ट्रेवल करती है। तो जनरली सॉलिड्स में सबसे अधिक स्पीड होती है, उससे कम स्पीड होती है लिक्विड्स में, और सबसे कम स्पीड होती है गैसेस में। स्पीड ऑफ साउंड गैस में सबसे कम होगी, उसी को फ्रीक्वेंसी या वो जो साउंड को हम लिक्विड में ट्रांसमिट करते हैं, स्पीड बढ़ जाएगी। सॉलिड में ट्रांसमिट करते हैं तो स्पीड और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट लेके स्पीड को। अब हम आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसमें देखें कोई चीज़ छूटी है क्या हमारी? स्पीड का कॉन्सेप्ट हमने पूरा पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अभी हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का तकरीबन सेम ही वो है, कॉन्सेप्ट है। जैसे लाइट किसी चीज से टकरा के वापस आती है, वैसे ही साउंड भी किसी चीज से टकरा कर वापस आती है, रिफ्लेक्ट करती है। और इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए ये एक सरफेस है जहां से साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो साउंड की अगर डायरेक्शन ये है, तो जो रिफ्लेक्टेड साउंड होगी वो इसके साथ इक्वल एंगल बनाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या चीज है? ये नॉर्मल टू दी सरफेस, मतलब परपेंडिकुलर बनाया हमने। जिस पॉइंट पर ये साउंड इस सरफेस पे टकरा रही है, वहां पर अगर हम परपेंडिकुलर बनाएं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे, जैसा कि लाइट में होता है। और तीनों रेज जो हैं या वेव्स हैं, एक ही प्लेन पर, सारी दो वेव्स हैं, और ये जो नॉर्मल है, दोनों वेव्स और नॉर्मल, दे विल बी ऑन वन प्लेन, जैसा कि लाइट में होता है। तो जो लाइट के प्रिंसिपल्स हैं यहां भी अप्लाई करते हैं। तो कोई भी सॉलिड चीज होगी सामने, तो वहां से लाइट साउंड रिफ्लेक्ट करेगी।
लेकिन चूंकि साउंड की वेव्स बड़ी होती है, सामने बड़ी चीज होनी चाहिए रिफ्लेक्ट करने के लिए, छोटी चीज से रिफ्लेक्शन थोड़ी कम होगी। और यहां से हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इको। इको का मतलब क्या होता है? गूंज सुनाई देना, हमें आवाज गूंजती है कहीं कहीं जगह। मतलब आप एक हॉल में बैठे हैं, बड़ा हॉल में, वहां पे बोलते हैं तो आपको कुछ पलों के बाद, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद आपको अपनी आवाज दोबारा सुनाई देती है। उसको कहते हैं इको। इको बेसिकली रिफ्लेक्टेड साउंड है जो आप सुनते हैं। तो इको के लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने समझनी है। जब हम कोई साउंड सुनते हैं तो हमारे ब्रेन में जो उसकी सेंसेशन बनती है वो लगभग 0.1 सेकंड तक रहती है, 1 सेकंड का 10वां भाग। तो अगर जो इको है इस समय से पहले आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वही साउंड है, आपको दो साउंड अलग नहीं लगेंगी। क्योंकि जो साउंड आपने सुनी थी, जो इंसिडेंट साउंड थी, उसकी सेंसेशन अभी आपके ब्रेन में है और उसी समय रिफ्लेक्टेड साउंड आपके कान के द्वारा आपके ब्रेन में सेंसेशन भेजती है। तो दोनों सेंसेशन में हमें अंतर नहीं दिखता। तो इको सुनने के लिए अगर इनमें इससे अधिक समय का डिफरेंस हो तो आपको दोनों साउंड्स अलग सुनाई देंगी। समझ रहे हैं आप? तो इसके लिए डिस्टेंस भी कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, अगर नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है 20-22 डिग्री का, जिस समय साउंड की स्पीड होती है 300 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड पे साउंड अगर एक पॉइंट से निकलती है और वो जाके टकराती है दूसरे पॉइंट से, फिर वापस आती है, इसको कितना समय लगना चाहिए यहां तक वापस आने में? 1/10 सेकंड से अधिक लगना चाहिए। ठीक है, तो वो जो कैलकुलेट करते हैं इस, क्योंकि हमको डिस्टेंस मालूम है, टाइम मालूम है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये निकलता है 17.2 मीटर। अर्थात जो सरफेस जहां से साउंड टकरा कर वापस आ रही है, अगर वो 17.2 मीटर से कम है तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड साउंड है जिसे हम इको कहते हैं, वो आप सुन नहीं पाएंगे अलग, क्योंकि वो साउंड आपके पास 1/0.1 सेकंड से पहले ही आप तक आ जाएगी और आपके कान में, आपके ब्रेन में पहले ही सेंसेशन है इस साउंड की। तो आप इस साउंड और इस साउंड को अलग नहीं सुन पाएंगे। ये ओरिजिनल साउंड है, ये रिफ्लेक्टेड साउंड है। लेकिन अगर ये डिस्टेंस 17.2 मीटर से अधिक होगा, मान लीजिए 17.5 मीटर है, तो ये साउंड हमको 1/10 सेकेंड के बाद सुनाई देगी। मतलब दो अलग साउंडें देगी। पहली साउंड हमने ये सुनी, फिर 1/10 सेकेंड के बाद दूसरी साउंड सुनी जो यहां से रिफ्लेक्ट होकर आई। तो अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसका डिस्टेंस 17.2 मीटर से कम है तो आपको सेपरेट इको अलग सुनाई नहीं देगी। 17.2 मीटर से अधिक है तो आपको सेपरेट इको सुनाई देगी। जब टेम्परेचर हो लगभग इतना, तो अगर मान लीजिए आप जाते हैं किसी ठंडे इलाके में, वहां पे स्पीड डिफरेंट होगी तो वो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा या घट जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इको का, गूंज का। और इसके साथ एक कॉन्सेप्ट आता है रेवर्बरेशन का। ठीक है, रेवर्बरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको
वो साउंड जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रही है। मान लीजिए आप एक बड़े हॉल में बैठे हैं और यहां पे एक स्पीकर है, आप यहां पर बैठे हुए हैं, तो ये साउंड यहां से भी रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आएगी, यहां से भी रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आएगी, यहां से भी रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आएगी, यहां से भी रिफ्लेक्ट, तो अलग अलग जगह से वो रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आएगी। तो एक इको नहीं आप सुनेंगे, आप मल्टीपल रिफ्लेक्टेड साउंड सुनेंगे, उसे कहते हैं रेवर्बरेशन। तो ये जनरली वहां पर होगा जैसे कोई बड़ा हॉल हो जो कवर्ड हो, तो छत से, दीवारों से, पिछली दीवार से, हर तरफ से साउंड रिफ्लेक्ट होकर आएगी और आपको मल्टीपल इको सुनाई देंगी। दैट इज कॉल्ड रेवर्बरेशन। ठीक है, तो ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट हो गया रिफ्लेक्टेड साउंड का और स्पीड ऑफ साउंड। अभी हम आ जाते हैं रेंज ऑफ हियरिंग के ऊपर। तो हमारे कानों की जो बनावट है और हमारे ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को समझने का प्रोसेस है, वो सभी साउंड्स को नहीं सुन पाता। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है, इसके बीच है, तो आपको वो साउंड सुनाई देगी। फ्रीक्वेंसी क्या था कि कितनी बार एक सेकंड में वो साइकिल कंप्लीट करता है। वाइब्रेशन जो हो रही हैं, जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है और साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो एक सेकंड में 20 बार ऑसिलेट करता है तो उसकी जो साउंड होगी वो 20 हर्ट्ज की होगी। अगर वो 20,000 ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है एक सेकंड में, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी साउंड की 20,000 हर्ट्ज होगी, जिसको हम 20 के भी लिखते हैं, के हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज। 1000 का तो कंसेप्ट हर जगह, जैसे 1000 ग्राम इज 1 किलोग्राम, 1000 वाट इज 1 किलोवाट, तो 1000 हर्ट्ज इज 1 किलो हर्ट्ज। इस रेंज की साउंड को हम सुन पाएंगे। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 से कम है, 19 हर्ट्ज है या 18 है या 10 हर्ट्ज है, तो ऐसी साउंड्स को कहते हैं इंफ्रासोनिक। इनको हम समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते। हमारे कान में जाएंगी, वो वाइब्रेशन भी होगी कान में, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। और अगर 20,000 किलो हर्ट्ज से अधिक साउंड है, अधिक फ्रीक्वेंसी है, तो उसे कहेंगे अल्ट्रासोनिक। ये क्या है? ग्रेटर देन 20 के हर्ट्ज। ये है लेस देन 20 हर्ट्ज। 20 से कम है तो इंफ्रा, 20 के से अधिक है तो अल्ट्रासोनिक। ये साउंड भी हम नहीं सुन पाते। तो कुछ प्राणी हैं जो इससे अधिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं या इससे कम वाली प्रोड्यूस करते हैं, वो सुन भी लेते हैं, लेकिन हम नहीं सुन पाते। तो वी कैन ओनली हियर साउंड्स विच आर इन द रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इससे कम वाली जो साउंड्स है, जिन्हें हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स, वो नहीं सुन पाते। इससे जो अधिक रेंज वाली हैं, जिन्हें अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहते हैं, उन्हें भी हम सुन पाते। अल्ट्रासोनिक साउंड्स के कई साइंटिफिक यूजेस हैं, वो आपके बुक में दी हैं, वो पढ़ लीजिए, बहुत ईजी है समझना। इस प्रकार हमने डिस्कस कर लिया कि रेंज ऑफ हियरिंग
ह्यूमन ईयर की रेंज ऑफ हियरिंग क्या है, किन साउंड्स को हम सुन पाते हैं और किन को नहीं सुन पाते। ठीक है, तो ये भी हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम समझेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड, पिच, एम्पलीट्यूड, टेम्बर, नॉइस, म्यूजिक क्या होता है। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।